हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आप फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारा यह छठा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिहार पुलिस के लिए यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। इस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेट में, इसीलिए सेट को आप सभी लोग पूरा लगाइएगा और अपना अपना स्कोर जो है वीडियो के लास्ट में, सेशन के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया अब तक, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि गालिब सोनेट किसकी रचना है। सभी लोगों को आंसर लाइव चैट में कमेंट करना है और कोशिश करेंगे आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट कर देने के लिए। जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम इस सेशन को यानी कि टोटल 100 प्रश्न जो है इस सेशन में, इनको हम कवर कर लेंगे। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि गालिब सोनेट किसकी रचना है। तो देखिए, यह रचना जो है गालिब सोनेट, यह त्रिलोचन की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना है। अच्छा, मुक्ति बोध की आत्मकथा, मुक्ति बोध की आत्मकथा यह किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा हैं। विष्णु चंद्र शर्मा है मुक्ति बोध की आत्मकथा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? कई दफ़ा मैंने आपको बताया है, जब हम लोग पहले सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे उस दरमियान मैंने आपको बताया था। चलिए, जो लोग जानते हैं जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के भद्रावती में है। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सेलम इस्पात संयंत्र है, ये भी मैंने बताया था। सेलम कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सेलम कहाँ पर है? सेलम जो है यह तमिलनाडु में है। राउरकेला कहाँ पर है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से छैले जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ, देवताओं से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले इसमें से कौन है? चलिए बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह रचना किया है किसने? तो यह ताज बीबी ने रचना किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का उल्लेख जो है यह संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है हमारे संविधान का अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है?
तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैं आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित होता हूँ। आपका दायित्व है कि आप इस सेशन को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, छठा प्रश्न है कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। यह कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 में। 1498 में यह कालीकट पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था। मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था। चलिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए, मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी जो है यह मुर्शिदाबाद लाया था। कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद लाया था। मुर्शिदाबाद लाया था। अच्छा, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? ये भी प्रश्न बन सकता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था किसने? तो मीर कासिम ने। ठीक है, चलिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, आसान प्रश्न है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। शेरे मैसूर इसको कहा जाता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? जल्दी से आंसर इसका कमेंट करिए फ्रेंड्स। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सारे लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए स्थानीय सरकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधी प्राप्त हो। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, m इक्वल टू क्या होता है? तो ये -v अपॉन क्या होगा? u होगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब दर्पण फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? u से हम लोग दोनों तरफ जो है गुना कर देंगे। u से दोनों तरफ हम लोग इसमें से गुना कर देंगे। ठीक है, u से गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? u/v हो जाएगा। ये u से u कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा u/f हो जाएगा। u/f हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा था, फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि v/u दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर v/u, इसको उलट दीजिए। ये u/v कितना हो जाएगा? तो ये 1/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस में हम लोग रख देंगे 1/m हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर u+f है। ठीक है, समझ में आ रहा है समीकरण? ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ -1/m + 1 = u/f। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आएगा? m इक्वल टू आ जाएगा f/f माइनस कितना? u आ जाएगा। f माइनस u आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर f की वैल्यू दिया गया है, हमें u निकाल लेना है। वही तो पूछ रहा है, u निकाल लेना है। तो f यहाँ पर हम 40 पुट कर देंगे, फिर 40 माइनस कितना यहाँ पर पुट करेंगे? 40 माइनस यहाँ पर u रख देंगे और यहाँ पर m भी कह रहा है कि कितना हो जाएगा? तो वस्तु के आकार की आधी हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम u निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग u निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम लोग u निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए ये कैसा हो गया? हाफ 40/40 माइनस u। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 40 - u = 80 हो गया, यानी कि u = -40 आ गया।
यानी कि 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? चलिए बताइएगा, कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया कब से? 1994 से। 1994 से। देखिए, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक कहलाता है। क्लियर। चलिए, एसेंट्रिक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 23 होता है। ठीक है, इसको भी से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसके द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार क्या है? देखिए, जब हाइड्रोजन अणु डी और एफ ब्लॉक के, जब हाइड्रोजन अणु डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के हाइड्राइड का जो निर्माण होता है वो होता है अंतराकाशी। अंतराकाशी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? फ्रेंड्स, हम लोग सुपर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर हम लोग फास्ट रिवीजन वीडियो को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो को, उसमें 100 प्रश्न है। इस तरह का 2 सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो मैंने आपको कराया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जल्द ही मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेकर के आने वाला हूँ, इस पर काम चल रहा है करंट अफेयर्स पर। ठीक है। चलिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यह वेद जो है, यह कौन सा वेद है? धार्मिक अनुष्ठान। चलिए बताइएगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यह वेद जो है ये कौन सा है? तो यह यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। ठीक है फ्रेंड्स। अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य का मान P1 तथा साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P हो, P2 हो तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आप क्या रखेंगे? इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे। यह होता है आपका 2P1 इक्वल टू P2। 2P1 यानी कि यह आपका द्रव की बूंद का दाब आधिक्य इक्वल टू, ठीक है, 2P1 इक्वल टू P2, यानी कि साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था? कौन सी यह समिति है? तो यह समिति कौन सी है? तो यह समिति अशोक मेहता समिति है। कौन सी समिति है फ्रेंड्स? अशोक मेहता समिति है। 1977 में जो है इसे नियुक्त किया गया था और इसने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। द्विस्तरीय। ठीक है। और देखिए, इसी कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसके हैं? बताइए, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, यह नाटक किसके हैं? तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के। जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता कौन है? बताइए, जिंदगी नामा के। तो जिंदगी नामा के रचयिता जो हैं, इसे रचित जो है किसने किया है? तो यह कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। बिहार पुलिस में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आप स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से कम। क्या होगा? 1 से कम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना इसमें से पूछा जा रहा है। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, उसने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है
यह किस राज्य में है? चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? चलिए बताइए, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? तो बुक्सा जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है यह किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 आपको याद होगा, इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कौन सी जोड़ी इसमें से सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसमें से जो सही नहीं दिया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है तो देखेंगे, तो यहाँ पर टोडा जो है यह टोडा जनजाति यह केरल गलत दिया गया है। टोडा तमिलनाडु में, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर के गंगा बनती है, कहाँ पर? चलिए बता दीजिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलकर के गंगा बनाती हैं? तो ये देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। देखिए, तेल नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी है। अच्छा, महानदी उड़ीसा में है और इसी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर इसमें से गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? चलिए बताइए, लगाइए इस प्रश्न को। सही आंसर इसका क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर भी है। उत्तर काशी नहीं है, उत्तर काशी भागीरथी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? बताइए, तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसको समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1997 को। 31 मार्च 1997 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की असेंबली स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत में योजना आयोग की असेंबली स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग जो है यह एक परामर्शदात्री निकाय थी। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न हमारा कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान के संसद का नाम जो है क्या है? चलिए बताइए राइट आंसर। पाकिस्तान के संसद का नाम जो है यह राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय सभा है, यानी कि नेशनल, अंग्रेजी में नेशनल असेंबली है। इसको कौमी असेंबली भी कहा जाता है, कौमी असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, कौमी असेंबली। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु इसमें से कौन सा है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो है इसमें से कंगारू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यह बहावी आंदोलन का, किसका? बहावी विद्रोह का, बहावी आंदोलन का। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और इसके आदि प्रवर्तक प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है, आपको भी याद होगा, ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बंगाल से यह अलग हुआ था 1912 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था। बिहार और बंगाल दोनों, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे। तो ये हुए थे 1936 में। ठीक है, और झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था। तो 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देंगे सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए। तो ये होता है आपका बौद्ध मठ। ठीक है, क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि प्रणब स्तंभ का उदाहरण दे। प्रणब स्तंभ का उदाहरण दे। तो देखिए प्रणब स्तंभ होता है, इसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की कार्य करती है। और इसका उदाहरण जो है ये आपका इसमें से क्या हो जाएगा, एस्पेगोरस हो जाएगा। देखिए एस्पेगोरस हो जाएगा। साथ ही साथ एक और इसका उदाहरण याद रखिएगा, एक और उदाहरण इसका याद रखिएगा, हेलविंगिया। हेलविंगिया, ठीक है, ये प्रणब स्तंभ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। जल्दी आंसर कमेंट करिए, आसान प्रश्न है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है कौन नहीं होता, इबोला नहीं होता। इबोला हेमोरेजिक बुखार, यह संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, बाकी मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तो आपको पता ही, मलेरिया मादा एनाफिलीज के कारण होता है, डेंगू और चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा इसमें से मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा है बताइए, सिंगरौली है। बाकी देखिए रामगढ़ देवगढ़ झारखंड में है, लखनपुर उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य जो है क्या है। तो यह उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। करेक्ट आंसर कमेंट करिए। तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज का, यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। कौन, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, निर्वाचित होते हैं केवल। चलिए अगला प्रश्न हमारा खाली स्थान है, यहाँ पर भरना है कि आइस कोल्ड इन दिल्ली, आइस बैंड्स, खाली स्थान दिया गया है। मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्रीज सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो आइस कोल्ड इन दिल्ली, आइस विंड्स ब्रिंग, यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्रीज सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर ब्रिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। इस सेंटेंस का आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करना है। करके बताइए, आंसर कमेंट करिए, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर कमेंट करिए। थोड़ा देर मैं वेट कर रहा हूँ ताकि सभी लोग आंसर कमेंट कर दें। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार में दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, मानव व्यापार, दुर्व्यवहार, बलात् श्रम को निषिद्ध करता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो आर्टिकल 23 में है और 24 में है। 24 में 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।
ऐसा कहा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूं ताकि सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिनी माता रोग होता है। ठीक है, पारे की अधिकता के कारण मिनी माता होता है। चलिए इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। फॉस्फोरस निम्न में से किसमें विलय होता है, फॉस्फोरस निम्न में से किसमें विलय होता है। चलिए आंसर कमेंट करिए इसका। फॉस्फोरस जो है यह विलय होता है किसमें, तो यह कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी इकाई क्या होती है, ये पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि हम लोग टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है, यह आपका होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीचे यह चित्र दर्शाया गया है और आपको बताना है कि यह चित्र कौन सा है। तो यह चित्र जो है किसका है, यह चित्र जो है यह किसका है, बताइए यह चित्र जो है किसका है, यह चित्र किसका है। चलिए बताइए, ये इमीटर है, ठीक है, यानी कि उत्सर्जक, ये आपका बेस है यानी कि आधार, और ये आपका कलेक्टर है यानी कि संग्राहक। ठीक है, ये जो है आपका एन कौन सा है, एन नहीं पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए एक आदर्श, यहाँ देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध, दोनों पूछा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है यह कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का पूछेगा तो यह आपका अनंत होगा। आदर्श एम मीटर का पूछा गया है तो ये शून्य होगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व इसमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम का इस्तेमाल जो है नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए, और मंदक के रूप में D2O यानी कि भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। देखिए लोहा किससे निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है किससे, तो लॉ एस किस में से कौन सा है, लॉ एस का कौन सा है, तो हेमेटाइट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहा के एस्क हैं, हेमेटाइट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मानव रक्त का शुद्धिकरण जो है ये कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है, गुर्दा में होता है यानी कि वृक्क में होता है। ठीक है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, आसान प्रश्न है। तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इससे तुरंत एनर्जी मिलती है। चलिए, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ये किडनी है, गुर्दा है, वृक्क है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय फलस्क का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फलस्क का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फलस्क कहलाती है। और चुंबकीय फलस्क का एसआई मात्रक जो होता है ये आपका वेबर होता है, वेबर होता है, ध्यान रखेंगे वेबर होता है। और वेबर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और चुंबकीय फलस्क घनत्व का मात्रक पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही घटता क्रम है,
घटता क्रम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो सही क्रम दिया गया है यह आपका हो जाएगा, इसमें से घटता हुआ क्रम यह आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घटता क्रम में, तो यह आपका हो जाएगा शेषांतर, मध्यांतर और ग्रहणी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे। वायलिन वादक पूछा गया है, तो इसमें से वायलिन वादक जो थे ये कौन थे, तो वीजी जोग, वीजी जोग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थापना मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो पहली बोलती फिल्म जो है यह कौन सी है, तो यह आलम आरा है। 1931 में यह बनी थी, आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था, पहला कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था कब, कमेंट करिए आंसर, लगाइए इस प्रश्न को। सही आंसर 1930 में कनाडा हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है, कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में। क्लियर है। चलिए, और भारत में कॉमनवेल्थ का आयोजन 2010 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की इसमें से कौन सी शैली है, तो यह शैली जो है ये वारली है। वारली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वारली चित्रकला शैली कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। किस राज्य को कुश्ती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो यह राज्य जो है ये कौन सा है, यह राज्य कसूती कढ़ाई, कसूती कढ़ाई, ठीक है, कसूती कढ़ाई, तो ये कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, बताइए राइट आंसर। लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है, और गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, G8, ठीक है, पहले G6 था, फिर G8 हुआ, फिर अब ये G7 हो गया है, ठीक है। G8 में पहले G6 में जो थे ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, ठीक है। फिर इसमें कनाडा शामिल हुआ तब इसका नाम G7 हुआ, फिर इसमें रसिया शामिल हुआ तो G8 हुआ, फिर से रसिया इसमें से बाहर हो गया है तो अब ये G7 कहलाता है, इसमें स्पेन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर, भागीरथी और भिलांगना नदी पर, याद रखिएगा, ठीक है, भिलांगना और भागीरथी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। पाब्लो पिकासो जो थे ये कहाँ के थे, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, तो पाब्लो पिकासो स्पेन के थे, ठीक है। यह एक चित्रकार, मूर्तिकार, ये सब थे, चित्रकार, मूर्तिकार प्रसिद्ध। पाब्लो पिकासो ये इटली के थे, स्पेन के थे, स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है, किसे चुना है, तो फ्रेंड्स ये चुना है किसको, तो टाटा ग्रुप को चुना है, टाटा ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है, बताइए। तो इसका नाम रखा गया है आधार मित्र, आधार मित्र रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया। तो इन्होंने किया है जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ पर, राजस्थान में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, फिजी में, चूँकि इंपॉर्टेंट है। फिजी की राजधानी याद रखेंगे सुआ है, ठीक है। चलिए विद्वान का पर्यायवाची पूछा गया है, तो विद्वान का पर्यायवाची जो होगा ये आपका इसमें से पंडित हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, राष्ट्रीय जनसंख्या से अधिक घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इनकी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 16 है, कितना है, तो यह 16 है संख्या है। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें
तो विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और विधानसभा की बात करें तो 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था कार्ल पियर्सन ने। एक लकड़ी है, लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है? लकड़ी जो है यह किस प्रकार का ईंधन है? तो यह एक प्राथमिक ईंधन का स्रोत है, प्राथमिक ईंधन का। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? विनोद कुमार शुक्ल, उनका उपन्यास याद रखेंगे, इसका नाम है क्या? तो दीवार में एक खिड़की रहती है। चलिए आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? चलिए बताइएगा। आईएफएससी कोड में जो है 11 अंक होते हैं, 11 राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये आपका इडियम फ्रेज है, इसका मतलब तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि इट इज़ रेनिंग ट्रेमेंडसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? चलिए बताइएगा। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था इसी का प्रमुख पात्र लहना सिंह था, ठीक है, लहना सिंह, ध्यान रखिएगा, उसने कहा था। ऑप्शन ए। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता मैंने बताया था ना आपको कि मैथिल कोकिल विद्यापति जी की रचना है, और यह किस भाषा में है? तो यह भाषा जो है यह अवहट भाषा में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक इसमें से कौन सा था? तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था, ठीक है, नाजीवाद का हिटलर था। चलिए नेक्स्ट, अच्छा मुसोलिनी किसका संस्थापक था? तो ये फांसीवाद का था, फॉसिज्म का, फांसीवाद का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग किसको इंगित करता है? तारे का रंग जो है यह इंगित करता है तारे के तापमान को। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार, अभी के भी अनुसार आप याद रखेंगे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है, सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है ये आपका इसमें से हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, क्लियर है। चलिए उसके बाद चलिए यहाँ से 85 और 86, इसमें कह रहा है कि एरर है तो एरर लगाइए, नो एरर है तो नो एरर लगा दीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि पैशंस एज वेल एज प्रिजर्वेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अगर एरर नहीं है तो नो एरर पर आप टिक लगाएंगे। देखिए पैशंस एज वेल एज, जब भी एज वेल एज लग जाएगा तो यहाँ पर देखिए पैशंस एज वेल एज प्रिजर्वेरेंस, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस होगा, तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि यहाँ की शेयरली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, बताइए। तो यहाँ पर देन नहीं होगा भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देन जो लिखा हुआ है ना, देन की जगह व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है, ठीक है। शेयरली हैड आई अराइव्ड या व्हेन द ट्रेन लेफ्ट या बिफोर का प्रयोग होता है, तो ये बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए पैसिव फॉर्म है, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर कि वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ही लुक्ड ब्लैंक्ड व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल, तो यहाँ पर देखिए लुक्ड ब्लैंक जो लिखा गया है इसका इडियम फ्रेज बताना है, तो इसका मतलब भावना शून्य होना होगा, भावना शून्य होना, यानी कि वाज विदाउट एनी इमोशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको कहा जाता है पैनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखेंगे कि करेक्ट, यहाँ सर पैसिव वॉइस आपको बदलना है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। वाई डिड ही डिप्राइव यू बाय द मेंबरशिप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वाई वेर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। चलिए यहाँ से मैथ का प्रश्न है, मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। देखिए 91 का
राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर देखिए, 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 का देखिए, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जा रहा है, टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।